वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम ओशा 30 आवर जनरल इंडस्ट्री की लेक्चर सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे और ओशा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो कि 29 CFR 1910 सब पार्ट N 176 है, जो कि रेलिवेंट टू मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 6 तक हमने इंट्रोडक्शन टू ओशा, वर्किंग एंड वर्किंग सर्विसेज, एमरजेंसी प्लानिंग एंड फायर प्रिवेंशन, बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को डिटेल में देखा है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो इसी प्लेलिस्ट में स्क्रॉल करके आप ये वीडियोस देख सकते हैं। सो मूविंग ऑनवर्ड, देयर इज अ प्रीलिमिनरी नोट, दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेक्चर विल नॉट कंप्लीटली कवर 29 CFR 1910 176, but if you are interested to study complete standard of material handling and storage, that is 1910 176, you can visit OSHA website and all this content is free available on the OSHA website. So moving on, स्टार्ट करेंगे हम OSHA 29 CFR 1910 176। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा, मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इंट्रोडक्शन टू मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज। Material handling and storage is the safe movement, lifting and placement of material and organizing storage to prevent injury and damage. So definitely किसी भी वर्क साइट के ऊपर अगर हम चले जाते हैं, स्पेसिफिकली लेट्स सपोज दैट हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, बात करते हैं प्रोसेस इंडस्ट्री की, हर जगह पे कहीं ना कहीं हमारे पास वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे हम मटेरियल्स को स्टोर कर रहे होते हैं, फिर वहाँ से हम मटेरियल्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं साइट के ऊपर, या डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इंडस्ट्री में हम ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज को सेफ बना के हम इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि ड्यूरिंग मैनुअल हैंडलिंग हो सकती है या फिर मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान में हो सकती है। तो हैंडलिंग और स्टोरेज की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्रेन्स आ जाएंगी, इसमें हमारे पास मैनुअल हैंडलिंग आ जाएगी, स्पेसिफिकली फोक लिफ्ट्स आ जाएंगे। इस तरह से जितनी भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट यूज होते हैं ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और जब स्टोरेज की बात करेंगे तब वेयर हाउस आ जाएंगे, रैक्स आ जाएंगे, पैलेट्स आ जाएंगे, सेकेंडरी कंटेनमेंट्स आ जाएंगी। इन सब चीज़ों को अगर हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो बहुत सारे इश्यूज, जो कि इंजरीज स्पेसिफिकली जिसमें किसी बंदे को चोट लग सकती है, कट लग सकता है, वाउंड आ सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर कोई बॉडी पार्ट जो है वो क्रश हो सकता है, स्पेसिफिकली जब कोई हैवी लोड किसी पर्सन के ऊपर गिर जाएगा। और ऑन द अदर हैंड हम मटेरियल कंटेमिनेशन, लेट्स सपोज दैट अगर हमारे पास कोई केमिकल है उसको हम प्रॉपरली स्टोरेज नहीं करेंगे, केन्स डैमेज हो जाएंगे, स्पिलेज हो जाएगी, इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन हो जाएगी, फायर या एक्सप्लोजन की तरफ लेके जा सकती है ये पार्टिकुलर चीज। सो सिंपल इज दैट। इंट्रोडक्शन को डिटेल में बताने का मतलब यह है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेसिफिकली रेलिवेंट टू द इंटरव्यू। सेवरल क्वेश्चंस आपसे इसमें से पूछे जा सकते हैं। सो मूविंग ऑनवर्ड, a purpose of this particular standard 1910 176 is to maintain clear, safe access pathways and mechanical and manual handling. So simple is that ये जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है ये हमें बताएगा कि हमने पाथवेज, रास्ते गुजरने के, इनको क्लियर रखना है, पैसेजवेज को क्लियर रखना है, कोई मटेरियल उसमें स्टोर नहीं करना। और स्पेसिफिकली ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए भी रिकमेंड किया जाता है कि आपके सारे पाथवेज, जितने भी गुजरने के रास्ते हैं, वो क्लियरली मार्क्ड होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, वेल लिट होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा, इंश्योर स्टोर्ड मटेरियल आर स्टेबल एंड सिक्योर्ड अगेंस्ट द कोलैप्स ऑफ स्लाइडिंग। कोलैप्स आर स्लाइडिंग, सिंपल इज दैट। जो हम ये हमारे पास तीनों जो इमेजेस नजर आ रहे हैं ये वेयर हाउस से रेलिवेंट हैं। तो अगर हम प्रॉपर स्टेबल स्टोरेज नहीं करेंगे तो कोलैप्स हो सकते हैं, जो रैकिंग है वो कोलैप्स हो सकती है, या मटेरियल स्लाइड करके नीचे गिर सकते हैं। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये ओशा का स्टैंडर्ड है 176 स्पेसिफिकली। सो कीप स्टोरेज एरिया क्लीन एंड कंट्रोल कंबस्टिबल एंड हैजर्डियस डेबरीज अकमुलेशन। सो सिंपल इज दैट, हम इस तरह से मटेरियल को स्टोरेज करेंगे कि हम कंबस्टिबल्स को मैनेज कर सकें, हैजर्डियस डेबरीज यानी हैजर्डियस जो वेस्ट हमारे पास प्रोड्यूस होता है उनको मैनेज कर सकें, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज हम उनको प्रॉपरली स्टोर कर सके। सिंपल कि हम रैकिंग को ओवरलोड ना करें, हम पैलेट्स को ओवरलोड ना करें, हम जो हमारे पास स्टैकिंग है उसको प्रॉपर अपराइट रखें ताकि वो लीन ना हो, वो किसी तरफ टिल्टेड ना हो, जिसके गिरने के चांसेस कम हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, की रिक्वायरमेंट्स अंडर ओशा 1910 176, जो कि हमारे पास मटेरियल स्टोरेज एंड हैंडलिंग का एक स्टैंडर्ड है। सो यूज मैकेनिकल इक्विपमेंट, प्रोवाइड सेफ क्लियरेंस फॉर एसेल्स। सिंपल इज दैट, अगर हमने किसी वेयर हाउस में फोकलिफ्ट यूज करना, या तो हम फोकलिफ्ट छोटे वाला यूज करेंगे, या जो गुजरने का रास्ता है वो वाइड होना चाहिए ताकि इजीली वहां पे मैनोवर कर सके जो हमारा फोकलिफ्ट है। देन लोडिंग डॉक्स क्लियर होनी चाहिए,
डोरवेज क्लियर होने चाहिए, कीप एसेल्स फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, कोई भी मटेरियल उस पाथ में, रास्ते में, पैसेज वे में स्टोर नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिक्योर स्टोरेज, हमारे पास स्टैक्स, ब्लॉक्स, इंटरलॉक मटेरियल्स, लिमिट स्टैक हाइट फॉर स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें, मतलब कि हम स्टैक की एक स्पेसिफिक हाइट रखें, स्टैक हमारा टिल्टेड ना हो, स्टैक हमारा ओवरलोडेड ना हो। इसके अलावा हमारे पास मतलब कि एक ही तरह के आइटम्स, एक ही तरह के कार्टन्स हम एक जो है हमारे पास स्टोरेज पाइल है उसमें रखें, और जो डिफरेंट काइंड के होंगे उनको हम अलग से स्टोर करें। देन हाउस कीपिंग, प्रिवेंट ट्रिपिंग, फायर, एक्सप्लोजन, पेस्ट हैजर्ड, अवॉइड हैजर्डियस मटेरियल बिल्डिंग अप एंड कंट्रोल वेजिटेशन। सो सिंपल इज दैट, अगर हम अच्छी हाउस कीपिंग रखेंगे तो हम ट्रिपिंग हैजर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, फायर हैजर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत सारा कचरा होगा तो वहाँ पे जो है पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास वेजिटेशन, जैसे वो फंगस लगना, काई लगना, ग्रीन ग्रीन कलर की जो हमारे पास होती है, मतलब कि अल्जई या फंजाई, कहीं पे पानी गिरा हुआ है स्पेसिफिक मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए, तो वो बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम डेफिनेटली स्टोरेज को ही इम्प्रूव करने के लिए करेंगे और ये हाउस कीपिंग में आएंगी। देन एडिशनल सेफगार्ड क्या ले सकते हैं हम? पोस्ट क्लियरेंस लिमिट साइनेजेस, हम बताएंगे कि कितनी क्लियरेंस है उसकी साइनेजेस लगाएंगे। जैसे हम यूजली अंडर पासिस में जा रहे होते हैं किसी भी रोड के ऊपर, तो उसके ऊपर लिखा होता है, एक गोल पोस्ट बनी होती है और उसके ऊपर लिखा होता है 9.5 फीट हाइट व्हीकल्स जो है ये यहाँ से इजीली गुजर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने मेंटेन करनी है वहाँ पे। यूज प्रॉपर ड्रिल्स आर बम्पर ब्लॉक्स टू on the racks to stop rolling our rail cars. सिंपल इज दैट, हम क्या करेंगे कि प्रॉपर जो है जो बम्पर ब्लॉक्स हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ के टायर्स को चॉक करते हैं तो उस तरह की फिटिंग्स यूज़ करेंगे, चीज़ें यूज़ करेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम मोबाइल कोई भी चीज़ वेयर हाउस में यूज़ कर रहे हैं। इंस्टॉल गार्ड रेल्स आर कवर्स अराउंड ओपन पिट्स, टैंक्स एंड वेट्स। सिंपल इज दैट, अगर कोई ओपन पिट है, अगर कोई ओपन टैंक है जो कि अंडरग्राउंड टैंक है, तो उसके साइडों के ऊपर हम प्रॉपर गार्ड रेल लगाएंगे ताकि कोई बंदा उसमें गिर ना सके, ताकि हम हैजर्ड को जो है प्रॉपरली कम्युनिकेट्स कर सकें। उसके ऊपर हम साइनेज लगा देंगे कि मतलब इसके ऊपर एंट्री जो है वो प्रोहिबिटेड है या कीप अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सरफेस। तो इस तरह से करके हम सिंपल इज दैट स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं और बहुत सारे इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स को होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक लेंगे। बेसिकली ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक ऑफ मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज है, एंड आफ्टर दैट हम स्पेसिफिकली मैनुअल हैंडलिंग और फोकलिफ्ट का जो मॉड्यूल है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मूविंग ऑनवर्ड, दिस कोर्स एक्सप्लेन द की कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी प्रैक्टिसेस फॉर मैनुअल एंड मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग, इंक्लूडिंग मूविंग ऑफ मटेरियल, ट्रांसफरिंग ऑफ मटेरियल, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, लिफ्टिंग ऑफ मटेरियल एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल। तो ऑलरेडी हमने स्टार्ट वाली स्लाइड्स में ये सारी चीज़ें डिटेल में देख ली हैं कि हमारा कंसर्न होगा मूविंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, transferring of material from lower elevation to higher elevation, or from warehouse to the vehicles, or to the vehicles from the vehicles to the storage area. We can say that हैंडलिंग मतलब अगर आपने मैनुअली हैंडल करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, किस तरह से लेके जाएंगे। लिफ्टिंग, जिसमें हम कोई भी मैकेनिकल एड यूज़ कर रहे होंगे, एंड स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, जिसमें हम उसको रैक्स पे, पाइल्स पे या किसी भी वेयर हाउस में उनको स्टोर कर रहे होंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस पर्टिकुलर स्लाइड्स में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मूविंग ऑनवर्ड, मॉड्यूल 1 हमारे पास मैनुअल हैंडलिंग का है। वेरी इंपॉर्टेंट, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से रेलिवेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पेसिफिकली बैक पेन के इश्यूज हैं, जिसमें हमारे पास जो लोअर बैक है स्पेसिफिकली, जिसमें हमारे पास L4, L5 है, L5S1 के इश्यूज हैं, शटका पेन के इश्यूज हैं। ये सारे यूजली रॉन्ग पोस्चर के ऊपर मैनुअल हैंडलिंग करने से जो है हमारे पास आते हैं। इसी के अलावा हमारे पास अपर लिम्ब डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, रेपिटेटिव मूवमेंट्स अगर मैनुअल हैंडलिंग में है। इसी तरह से मतलब कि सेवरल इल हेल्थ इफेक्ट्स जो है ये मैनुअल हैंडलिंग से बंदों के ऊपर आ सकते हैं। तो इनको अवॉइड करने के लिए हम ओशा के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, सेफ्टी प्रैक्टिसेस को यूज़ करेंगे और जो मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी है इसको सिक्योर करेंगे। सो मूविंग ऑनवर्ड, मैनुअल हैंडलिंग प्रोसेस क्या होता है? मैनुअल हैंडलिंग is the act of lifting, carrying, pushing, pulling or moving of load by hand or body force, including any task that having a risk of injury. तो मैनुअल हैंडलिंग में क्या होता है कि किसी लोड को उठाना, उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना, उसको किसी कार्ड को हम पुश कर रहे हैं या किसी कार्ड को हम पुल कर रहे हैं, इसी तरह से लोड को हम मूव करवा रहे हैं, जिसमें एक पर्सन फिजिकल एफर्ट या फिजिकल फोर्स लगा रहा है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम मैनुअल हैंडलिंग बोलते हैं। देन
आस्क फॉर हेल्प, हम किस तरह से इसको कर सकते हैं, ईजी कर सकते हैं, मतलब कि आसान कर सकते हैं कि इंजरीज के चांसेस मिनिमम कर सकें। द लार्ज आस्क फॉर हेल्प व्हेन द लोड इज लार्ज आर ऑकवर्ड, आप अगर आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड है या आपकी कैपेसिटी से बड़ा लोड है तो आप उसको खुद अकेले नहीं उठाएंगे, खुद अपने आप को इंजर नहीं करेंगे, बल्कि हेल्प के लिए कॉल करेंगे। यू कैंट सी ओवर अराउंड द लोड, अगर आपका लोड बहुत बड़ा है और आप उसके सामने एक बहुत बड़ा कार्टन है आप उठा के लेके जा रहे हैं, आप उसके सामने नहीं दे सकते तो आप उसमें भी हेल्प लेंगे, 2 बंदे उसको उठा के लेके जाएंगे। देन द वेट इज़ टू हैवी टू मैनेज सेफली, अगर वेट ज़्यादा है तब भी आप अकेले उसको नहीं उठाएंगे। तो हमने देखा कि मैनुअल हैंडलिंग क्या होती है, और मैनुअल हैंडलिंग में हमें कब कब सेकंड बंदे की या थर्ड बंदे की हेल्प की ज़रूरत होगी। तो ये 3 पॉइंट से ऑकवर्ड लोड हो, उसके बाद आपकी ऑब्स्ट्रैक्टेड विजिबिलिटी हो, और लोड जो है वो हैवी हो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, तो हम डेफिनेटली हेल्प को कॉल करेंगे, दूसरे बंदे को बुलाएंगे, अकेले वहाँ पे मतलब कि स्टंट नहीं करेंगे। मूविंग ऑनवर्ड, रिक्वायर्ड पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होंगे। तो यूज अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट व्हेन मटेरियल हैंडलिंग, अब उसमें क्या क्या हो सकता है, ग्लव्स एंड फोर आर्म गार्ड्स, डेफिनेटली हम ग्लव्स यूज करेंगे। कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, कोई थोड़ा आप ये कह लें कि हाई टेम्परेचर के ऊपर मटेरियल्स हैं, या कोई मतलब कि जिसके ऊपर प्रॉपर ग्रिप नहीं आ सकती, हाथ को ब्रूजेज आ सकती हैं, कट्स आ सकते हैं, तो उस केस में हम ग्लव्स यूज करेंगे प्रॉपरली। सेफ्टी ग्लासेस एंड गॉगल्स, जो बेसिक पीपीज हैं उनको यूज करेंगे। स्टील टो बूट्स, अगर कोई मटेरियल गिरता है तो आपके फुट को डैमेज नहीं करेगा, फ्रंट एंड के ऊपर स्टील टो बूट्स होंगे। एंड देन हमारे पास मटेरियल्स गार्ड्स हमारे पास जो हैं इसको हम यूटिलाइज करेंगे इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी डैमेज ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये हमारे पास बेसिक पीपीज हैं जिनको हम लाजम तौर पे यूज करेंगे। देन मूविंग ऑब्जेक्ट्स, अब मूविंग ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। मैनी वर्कप्लेस आइटम्स आर हैवी, बल्कि एंड ऑकवर्ड। यूजुअली क्या होता है कि जब मैनुअल हैंडलिंग करते हैं, कुछ मटेरियल जो उनको सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रॉपर से नहीं होता, कुछ बहुत ज़्यादा लंबे मटेरियल्स होते हैं, इवन वेट में कम होंगे लेकिन उनका बल्क साइज बहुत ज़्यादा होगा, ऑकवर्ड पोजीशन पे उनको पिक करना पड़ेगा। तो मेक सेफ मूवमेंट असेंशियल, सेफ मूवमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, चोट लगवा लेंगे या फिर बैकबोन का इशू बनवा लेंगे वहाँ पे। तो एस्टैब्लिश क्लियर साइट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स टू मिनिमाइज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे कि हमने किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए लोड को एक जगह पे दूसरी जगह पे लेकर जाना है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम मेक श्योर करेंगे कि लेट्स सपोज दैट हम 20 की लिमिट लगा देंगे, 20 kg से ऊपर मैनुअल हैंडलिंग नहीं की जाएगी। तो वेट ऑफ द लोड्स जो है उसको हम मेक श्योर करेंगे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में इंक्लूड कर लें। देन रेंज ऑफ मोशन, हम उठा के हमें ट्विस्ट करना है, हमें सीधा डायरेक्ट जाना है या एक जगह से दूसरी जगह कितनी दूर लेकर जाना है। कैरिंग डिस्टेंस, अगेन वही बात, जो रेंज ऑफ मोशन है वो ये होता है कि आपकी बॉडीली ट्विस्टिंग या ट्विस्टिंग मूवमेंट कितनी है, और कैरिंग डिस्टेंस क्या होता है कि एक जगह से कितना दूर लेकर जाना है, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर। और फिर उसके बाद आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द लिफ्टिंग, 1 घंटे में हमने कितनी दफ़ा ये लिफ्ट कैरी करनी। एक बंदा जो सारा दिन 8 घंटे में कंटिन्यूस लिफ्टिंग करता रहता है, उसके आप ये कह लें कि इंजर होने के या बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू एक बंदा जो कम टाइम के लिए लिफ्टिंग या कम फ्रीक्वेंसी है उसकी लिफ्टिंग की, उसके डैमेज होने के, इंजर होने के चांसेस कम होंगे। सो मूविंग ऑनवर्ड, इर्गोनॉमिक गाइडलाइंस। इर्गोनॉमिक क्या होता है कि ऐसी चीज़, ऐसी इस तरह से हम उसको मैनुअल हैंडलिंग को करें, ऐसी इस तरह से हम मशीन या इक्विपमेंट ऑपरेट करें कि उसका मैन और मशीन का जो इंटरेक्शन है वो सेव हो जाए, इसे हम कहते हैं इर्गोनॉमिक डिज़ाइन। लेट्स सपोज दैट अगर हम चेयर के इर्गोनॉमिक डिज़ाइन की बात करेंगे तो प्रॉपरली कंफर्टेबल होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी बैक रेस्ट होनी चाहिए, नेक रेस्ट होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी जो है हमारे पास फोर आर्म के लिए प्रॉपर लंबर सपोर्ट्स होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर हाइट होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं इर्गोनॉमिकली डिजाइंड चेयर। जब हम इर्गोनॉमिक्स की बात करेंगे मैनुअल हैंडलिंग में, तो उसमें ये होता है कि बॉडी पोस्चर्स को किस तरह से मेंटेन करना है, लिफ्टिंग जब हम लिफ्ट कर रहे हैं उसको किस तरह से पिक करना है, जब हम उसको पुट कर रहे हैं उसको किस तरह से पुट करना है, एडजस्ट किस तरह से करना है, ये सारा इर्गोनॉमिक्स में आ जाएगा। तो सबसे पहले पोजीशन द वर्क एरिया टू रिड्यूस द रीच डिस्टेंस, हम कोई फोक लिफ्ट यूज कर लें ताकि मटेरियल्स जो एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह लेकर जाने हैं उनका डिस्टेंस कम हो जाए। जहां तक मैक्सिमम हम मटेरियल्स को बाई मैकेनिकल मींस लेकर आ सकते हैं वहां तक हम उसको फोक लिफ्ट से ले आए। देन अवॉइड रिपीटेड ट्विस्टिंग और लोडिंग। रिपीटेड ट्विस्टिंग ना हो, मतलब आप लोड को पिक ही उस डायरेक्शन से करें जहां से आप उसको लेके चले जाएं। अवॉइड करें ये जो ट्विस्टिंग मोशन होता है, इसको हम अवॉइड करें, ये हमारी स्पाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है। कीप हैवी आइटम्स एट वेस्ट लेवल। सो जिस तरह से ये इमेज में दिखाया गया है, जब हम जितना लोड बॉडी के पास रखेंगे और वेस्ट लेवल के ऊपर रखेंगे उतना ही हम उसको इफेक्टिवली और एर्गोनॉमिकली एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे।
प्रोवाइड लिफ्ट असिस्ट डिवाइसेस आर टेबल्स। सिंपल इज दैट, लिफ्टिंग बिल्कुल ग्राउंड लेवल से करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्ट करती है बंदे की हेल्थ को, इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर वही लिफ्ट हम किसी कन्वेयर बेल्ट से उठाएं या किसी टेबल से उठाएं तो उसके चांसेस जो हैं इंजरी के कम हो जाते हैं। तो हम इस तरह की डिवाइसेस लगाएं कि हम वेस्ट हाइट से जो है वो लिफ्टिंग को स्टार्ट करें। एंड वेन एवर लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स मेक श्योर दैट स्प्लिट द लोड इनटू स्मॉलर पार्ट्स वेन एवर पॉसिबल। अगर लोड को हम डिवाइड कर सकते हैं, रादर देन 5 पैलेट्स 5 बॉक्सेस इकट्ठे करने के हम 3 बॉक्सेस या 2 बॉक्सेस लेके जा सकते हैं। इंश्योर ईच लोड इज ईजी टू ग्रिप एंड सिक्योर, प्रॉपरली सिक्योर हो, प्रॉपरली ईजीली ग्रिप कर सकें। ये कुछ यूजुअल, ये हमारे पास नॉर्मल लाइफ के लिए भी हमारे पास बड़ी इफेक्टिव चीज़ें हैं कि हमें इर्गोनॉमिकली चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहिए, लिफ्ट करना चाहिए, रादर देन मतलब कि चोट लगवाने के या बैक इंजरी को आप इनवाइट करने से। मूविंग ऑनवर्ड, अगेन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की हम बात करेंगे तो हैंड एंड फुट प्रोटेक्शन, स्पेसिफिकली नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैनुअल हैंडलिंग। वियर ग्लव्स फॉर शार्प एंड रफ एजेस, सिंपली वियर स्टील टो शूज, ऑलरेडी भी हमने इनको डिस्कस कर लिया है। फुटवेयर मस्ट बी कंफर्टेबल एंड फॉर द लॉन्ग शिफ्ट, डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी के फुटवेयर होने चाहिए ताकि आपके पाँव दुखने ना लग जाएं। हार्ड हैट होना चाहिए ताकि इन केस अगर कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हों उनको हम जो है सर पे लगने से बच सकें और हेड इंजरी से बचा जा सके। एंड देन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मटेरियल स्टोर्ड एंड हैंडलिंग ओवरहेड, डेफिनेटली ये जो हार्ड हैट्स होते हैं ये हमें ओवरहेड जो मटेरियल्स होते हैं उनको, अगर वो कोई एक्सीडेंटली चीज़ गिर जाती है तो उसको सर के ऊपर डायरेक्ट चोट लगने से हमें ये प्रिवेंट करते हैं। मूविंग ऑनवर्ड, नेक्स्ट स्लाइड, लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड अनलोडिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी लिफ्ट को कैरी करते हैं हम पहले उसको उठाते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और फिर उसको वापस पुट बैक करते हैं। सो लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड अनलोडिंग फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्स शुड बी कंसीडर्ड। क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं? तो सबसे पहले प्लान द स्टेज एंड हाइट ऑफ द लोड, कितनी दूर तक और कितनी हाइट के ऊपर वो हमने लोड लेकर जाना है या कितनी हाइट के ऊपर पहले लोड पड़ा हुआ है जहां पे वो इनिशियल कंडीशन पे पड़ा है। गेट असिस्टेंस आर यूज मटेरियल लिफ्टिंग एड्स, हम असिस्टेंस ले लें या मटेरियल लिफ्टिंग एड यूज करके उसको जरा हाइट के ऊपर ले आए। अवॉइड पिंच पॉइंट एंड वियर प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, हैंड ग्लव्स प्रॉपर पहने, ताकि पिंच पॉइंट क्या होता है, दो चीज़ों की में उंगली या हाथ का किसी के बॉडी पार्ट का आके दब जाना, उसे हम पिंच पॉइंट कहते हैं, उसको अवॉइड किया जा सके। देन मूविंग ऑनवर्ड, कीप द एरिया ऑर्गेनाइज एंड क्लीन फॉर सेफ हैंडलिंग। तो लोडिंग अनलोडिंग के लिए क्या है कि एक तो स्टेज और हाइट कितनी दूर लेके जाना है, कितनी हाइट से उठाना है, कितनी हाइट पे हमने रखना है जाके, मैकेनिकल लिफ्टिंग एड्स अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल, पिंच पॉइंट्स को अवॉइड करना है बाय यूजिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, और हमने एरिया को ऑर्गेनाइज और क्लीन रखना है फॉर सेफ मैनुअल हैंडलिंग। मूविंग ऑनवर्ड, नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक हमने कंप्लीट किया कि मैनुअल हैंडलिंग में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, क्या क्या इशू हमने सिर्फ, लेकिन इसकी बेसिक्स को टच किया है। देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स जिसमें नायोश लिफ्टिंग इक्वेशन है, बहुत सारे अदर फार्मूलाज यूज होते हैं जिसमें हम मैनुअल हैंडलिंग के लिए कैलकुलेशंस करते हैं, तो वो सारी डिटेल की चीज़ें हैं, लेकिन इतना हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए जितना मैंने आपको बताया है। देन गोइंग फॉर मॉड्यूल 2 दैट इज मैकेनिकल हैंडलिंग, एंड मैकेनिकल हैंडलिंग बेसिकली क्या होगा कि फोक लिफ्ट्स के यूज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग कुछ स्लाइड्स के ऊपर। सो मूविंग ऑनवर्ड, व्हाट इज मैकेनिकल हैंडलिंग? मैनी मटेरियल हैंडलिंग टास्क रिक्वायर powered devices like forklifts like pallet jack movers, pallet trucks, we are sometimes saying jack pallet mover, we are sometimes saying, to move heavy loads safely and reduce the manual handling injuries। तो जब भी हम कोई मैकेनिकल डिवाइस को यूज करेंगे तो वो मैनुअल हैंडलिंग से मैकेनिकल हैंडलिंग की तरफ चला जाएगा, और ये हमारे काम को असिस्ट करती हैं, ईजी करती हैं और इंजरी के चांसेस को कम करती हैं। देन follow the manufacturer manual for operation and maintenance to prevent the equipment damage and accident। तो अब इन इक्विपमेंट्स को प्रॉपरली सेफली यूज करने का तरीका आना चाहिए, उसके लिए बंदे ट्रेन होने चाहिए, उसके जो मैन्युफैक्चरर मैनुअल है उसको प्रॉपरली पढ़ के फॉलो किया जाए, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस की जाए, उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन की जाए, ताकि हम सेफली जो मटेरियल ट्रांसफर एक्टिविटी है उसको एग्जीक्यूट कर सके, रादर देन वो इक्विपमेंट ही फेल हो जाए और रादर देन शेफिंग ऑफ इंजरी एक बड़ी कैटास्ट्रॉफी हो जाए। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स को प्रॉपरली यूज करना है। देन मूविंग ऑनवर्ड, फोकलिफ्ट ऑपरेशंस। सो फोकलिफ्ट मस्ट बी मैच्ड टू द जॉब, इंडोर आउटडोर, वेट लिमिट, टेरेन्स। रफ टेरन है तो रफ टेरन हमारे पास जो है फोकलिफ्ट हम यूज करेंगे,
इंडोर जॉब है तो उसके लिए अलग फोकलिफ्ट डेफिनेटली हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड यूजली हम यूज़ करते हैं। गैसोलीन ऑपरेटेड को हम इंडोर्स के लिए या डीजल ऑपरेटेड को हम इंडोर्स के लिए मतलब कि रिकमेंड नहीं करते, बिकॉज बहुत ज़्यादा उसके एग्जॉस्ट से जो गैसेज निकलती हैं वो सांस लेने के लिए या ब्रीदिंग जो वहाँ पे बंदे होते हैं उनके लिए इशू बन सकता है। तो हमें मैच करना है जॉब के साथ कि कौन सा फोकलिफ्ट हमने यूज़ करना है। ओनली ट्रेंड एंड सर्टिफाइड ऑपरेटर शुड डेफिनेटली, ट्रेंड और सर्टिफाइड बंदा जो है उसे चलाएगा तो टिप ओवर मतलब उसके उल्टने से और कलियन से जो है वो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है डेफिनेटली। और ये दो चीज़ें हमारे पास डिटेल में आ जाएंगी कि जो टिप ओवर को प्रिवेंट करने के लिए और कलियन को प्रिवेंट करने के लिए हमें ट्रेंड बंदे की ज़रूरत होगी साइड के ऊपर। मूविंग ऑनवर्ड अगेन फोकलिफ्ट डेजिग्नेशन की हम बात कर लेते हैं। तो एवरी फोकलिफ्ट हैज़ designated proper designation that identify where it can safely operated flammable or explosive areas के लिए स्पेसिफिकली हमें चाहिए होता है कि हम प्रॉपर डेजिग्नेटेड फोकलिफ्ट यूज़ करें ताकि हम जो इस तरह के इश्यूज़ हैं जो कि स्पेसिफिकली एक्सप्लोजन से रिलेटेड, फ्लेमेबिलिटी से रेलिवेंट इश्यूज़ हैं, इनको हम अवॉइड कर सकें। उसके बाद द रेटिंग इज प्रिंटेड ऑन द कैपेसिटी प्लेट एंड गाइड्स प्रॉपर सिलेक्शन। उसकी रेटिंग, उसकी जो कैपेसिटी है, इसके ऊपर एक प्रॉपर नंबर प्लेट की तरह की एक छोटी सी प्लेट होती है, वो पंच हुई होती है उसके ऊपर, जिसके ऊपर इसकी वेट कैपेसिटी, किस एरिया में हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं, ये सारी डिटेल बताती है। दैट इज फोकलिफ्ट डेजिग्नेशन। मूविंग ऑनवर्ड, रेलिवेंट टू द फोकलिफ्ट से हम कंटिन्यू करेंगे। सिलेक्टिंग द राइट फोकलिफ्ट। इन्वायरमेंट विद केमिकल्स, वेपर्स, डस्ट कैन इग्नाइट आर क्रोड इक्विपमेंट, सो फोकलिफ्ट विद करेक्ट रेटिंग इज एसेंशियल। मतलब किस तरह के इन्वायरमेंट में हमने फोकलिफ्ट को यूज करना है, उसी टाइप का हम फोकलिफ्ट जो है उसको साइड के ऊपर लेकर आएंगे। देन क्लासेस ऑफ फोकलिफ्ट। क्लास 1 इलेक्ट्रिकल ट्रक्स आर सिंपली जो इंडोर के लिए यूज होते हैं, दैट इज क्लास 1 फोकलिफ्ट्स। क्लास 2 नैरो सील्स के लिए छोटे इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास फोकलिफ्ट होते हैं उनको हम यूज करते हैं, वेयर हाउसेज में ये भी यूज होते हैं। क्लास 3 हैंड आर राइड कंट्रोल पैलेट, जो हमारे पास ट्रक्स होते हैं, इसके ऊपर बंदा खड़ा होकर मूव कर रहा होता है। ये भी पैलेट मतलब कि फोकलिफ्ट ट्रक के होते हैं, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर वो बड़े वाले फोकलिफ्ट का तरह का इनका सेटअप नहीं होता। और देन अनक्लासिफाइड यूज वेयर नो स्पेशल हैजर्ड एग्जिस्ट, जो सिंपल हमारे पास आते हैं ये अनक्लासिफाइड होते हैं, इनको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आउटडोर में स्पेसिफिकली हम इनको यूज़ करते हैं, लेकिन इनडोर के लिए हम प्रेफर करते हैं कि हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड फोकलिफ्ट ट्रक्स को ही यूज़ करें। मूविंग ऑनवर्ड, फोकलिफ्ट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। फोकलिफ्ट डिवीजन है। डिवीजन 1 हैजर्ड्स इज प्रेजेंट ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन, वहां पे हम डिवीजन 1 के फोकलिफ्ट्स को यूज करेंगे केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट्स के ऊपर। डिवीजन 2 हैजर्ड्स एग्जिस्ट ओनली अंडर एबनॉर्मल कंडीशन सच एज एक्सीडेंटल लीक्स, वहां पे हम डिवीजन 2 के फोकलिफ्ट्स यूज करेंगे। तो हम एक क्लास रेटिंग को मद्देनजर रखेंगे और फिर हम डिवीजन रेटिंग को मद्देनजर रखेंगे जब हमने फोकलिफ्ट्स को फाइनलाइज करना है कि हमने कौन से फोकलिफ्ट्स को साइड के ऊपर लेकर आना है। सो मूविंग ऑनवर्ड, फोकलिफ्ट सिलेक्शन पे ये डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें यूजुअली लोगों को पता नहीं होती कि फोकलिफ्ट की भी सिलेक्शन का प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। हम ऐसे ही कोई भी फोकलिफ्ट कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते। सो मूविंग ऑनवर्ड, selecting by class and division for indoor, select the forklift, check for the reference table। reference table इसका प्रॉपर होता है जहां पे हम क्लास और डिवीजन के अगेंस्ट जो है वो फोकलिफ्ट को डिसाइड करते हैं। लेट्स सपोज दैट जो हमारे पास इंडोर के लिए क्लास 1 का हम फोकलिफ्ट यूज करेंगे और डिवीजन अगर तो वहां पे फ्लेमेबल वेपर्स और गैसेज हैं तो डिवीजन 1 का यूज करेंगे। अगर वहां पे ओकेजनली कभी कभी हो सकती है तो डिवीजन 2 का। लेट्स सपोज दैट एक ऑयल एंड गैस प्लांट है, उसके वेयर हाउस में हमने फोकलिफ्ट यूज करना है तो हम क्लास 1 और डिवीजन 1 का फोकलिफ्ट वहां पे यूज करेंगे। आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, क्लास ऑफ द मटेरियल इन दैट एरिया, जैसे कि मैंने बात की फ्लेमेबल जोन्स की बात की कि अगर फ्लेमेबल मटेरियल वहां पे अवेलेबल है तो हम जोन डिवीजन 1 का जो है फोकलिफ्ट वहां पे यूज करेंगे। मैच इट विद द फोकलिफ्ट रेटिंग, फोकलिफ्ट रेटिंग और डिवीजन के साथ इसको मैच करेंगे। चूज द करेक्ट डिवीजन टू इंश्योर सेफ ऑपरेशंस, डिवीजन 1 यूज करना है या डिवीजन 2 यूज करना है, इसको हम डायरेक्टली एम्फेसिस करेंगे ताकि फायर एंड एक्सप्लोजन हैजर्ड से स्पेसिफिकली बचा जा सके। मूविंग ऑनवर्ड, ट्रैवलिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस की हम बात करेंगे। ट्रैवलिंग के दरमियान हमने क्या करना है, मेंटेन फुल कंट्रोल ऑफ द फोकलिफ्ट ऑल द टाइम्स, मतलब कि बंदा अटेंटिव हो, उसका पूरा कंट्रोल हो दोनों हाथों से, दोनों मतलब आप ये कह लें कि हाजिर दिमागी के साथ वो फोकलिफ्ट को ऑपरेट कर रहा हो। देन ऑपरेट ओनली while seated in the driver's situation to prevent loss of balance, मतलब कि बिल्कुल दरमियान में जहां पे ड्राइविंग सीट है, यानी कि साथ में खड़े हैं और थोड़ी देर के लिए आगे कर रहा है तो बिल्कुल उसके साइड वाले स्टैंड के ऊपर खड़े होकर आप हल्का सा उसको आगे कर रहे हैं। जब भी आपने फोकलिफ्ट को ऑपरेट करना है प्रॉपर उसको सीटेड होकर आपने उसको यूज करना है। नेवर एक्टिव कंट्रोल्स वाइल स्टैंडिंग बिसाइड द मशीन, अगर छोटा फोकलिफ्ट भी है तो उसके साथ में खड़े होकर उसके
थोड़ा सा आगे करना है तो उसके कोई भी कंट्रोल हम साइड से खड़े होकर ऑपरेट नहीं करेंगे। कीप हैंड्स एंड बॉडी इनसाइड द ऑपरेटर्स कंपार्टमेंट, हम लीन होके बाहर को नहीं देखेंगे, झुकेंगे नहीं किसी तरफ इस तरह से कि ताकि कोई चीज़ अगर गिरती है अल्लाह ना करे तो उसके ऊपर प्रॉपर रोल केज होता है, वो उसको प्रिवेंट करता है। लेकिन अगर आप उसमें प्रॉपरली उसके अंदर नहीं बैठे हुए तो आपको डैमेज होने के चांसेस होते हैं वहाँ पे। देन अवॉइड ड्राइविंग विद वेट और ग्रीसी हैंड्स टू प्रिवेंट स्लिप, जब आप चला रहे हैं तो आपके हाथ खुश्क होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, कोई ऑयल कोई ग्रीस नहीं लगी होनी चाहिए ताकि आपके बेटर कंट्रोल्स आ सके। कैरी फोक्स एंड प्लेटफॉर्म्स एज लो एज पॉसिबल फॉर स्टेबिलिटी, अगर आप लोड कैरी कर रहे हैं तो जितना नीचे रख के आप लोड को लेके जा सकते हैं उतना नीचे रखें, इतना भी नहीं रखें कि कोई स्पीड ब्रेकर आए या कोई बम्प आए तो उसमें आपके फोक्स जो है वो हिट कर जाएं। लेकिन स्टेबिलिटी डेफिनेटली, अगर आप बहुत ऊंचा लोड लेकर जाएंगे तो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। ऑलवेज लुक इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एंड कीप क्लियर व्यू ऑफ द पाथ, तो जिस तरफ अगर आप बैक कर रहे हैं तो आपने बैकवर्ड देखना है, अगर आप फ्रंट वर्ड लेकर जा रहे हैं तो आपने प्रॉपर मतलब कि आपकी एक अच्छी मतलब आपकी विजन होनी चाहिए ताकि किसी बंदे को फोकलिफ्ट हिट ना कर सके। और अगर एब्स्ट्रैक्टेड विजिबिलिटी है या आप एक नैरो एरियाज में रिवर्स कर रहे हैं तो आप एक साथ में बंक्समैन जो है, जो कि एक साथ में सिग्नल मैन होता है, उसको आप साथ रखेंगे ताकि वो आपको ड्यूरिंग मैन्योवरिंग जो है आपको गाइड कर सके। मूविंग ऑनवर्ड, ट्रैवल बेस्ट प्रैक्टिस ही है हमारे पास। ऑब्जर्व स्पीड लिमिट, प्रिवेंट टिपिंग एंड कोलिजन, हम स्पीड को इंक्रीज नहीं करेंगे ताकि फोकलिफ्ट्स को उलटने से और कोलिजन से बचाया जा सके। कीप 3 फोक लिफ्ट डिस्टेंस, हमारे पास आगे एटलीस्ट 3 फोक लिफ्ट का डिस्टेंस हो ताकि हम उसको ब्रेक कर सकें। डू नॉट वी कैन से दैट पास रिड्यूस द कोलिजन रिस्क एंड नैरो सील्स, डेफिनेटली ओवरटेकिंग ना करें, स्पीड लिमिट को इंक्रीज ना करें। अवॉइड फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स के बिल्कुल पास ना लेकर जाएं ताकि उसके साथ वो हिट ना कर जाए। नो स्टैंडिंग अंडर द फोक्स, कोई बंदा फोक्स के अंदर खड़ा ना हो, इवन फॉर द मेंटेनेंस के लिए भी ना खड़ा हो ताकि अनएक्सपेक्टेडली अगर वो गिरते हैं तो उसके ऊपर लोड गिर सकता है। चेक क्लियरेंस, कहीं भी जाने से पहले हम क्लियरेंस देखेंगे कि ओवरहेड और साइड स्पेस है वहां पे जहां पे हम एंटर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। देन नो स्टंट ड्राइविंग, हॉर्स प्ले नहीं करना, स्टंट ड्राइविंग नहीं करनी, कट्स नहीं लगाने, जहाँ पे हमारे पास टर्न्स हैं उनको प्रॉपरली टर्न करना है। ओवर टर्निंग का हैजर्ड जो है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा ड्राइविंग से रेलिवेंट, ड्राइविंग ऑन रैम्प्स एंड ग्रेड्स जो है उसको हम मेक श्योर करेंगे कि फॉरवर्ड गोइंग अप के लिए, रिवर्स डाउन के लिए हम उसको प्रॉपरली स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए जाएं। फॉरवर्ड एंड मतलब कि जब भी हम एम्प्टी या विद द लोड जा रहे होंगे प्रॉपर कंट्रोल्स को मेंटेन करें। ड्राइविंग ऑन ट्रक्स, ट्रेलर्स एंड रेल्स जो है इसके लिए स्पेसिफिक प्रिकॉशंस लें कि क्रॉस गैप्स को क्रॉस करते हुए हम सही से उसको कवर करें। इंस्पेक्ट करें ट्रेलर फोर्स को, जो फ्लोर्स हैं कि उनकी कैपेसिटी है, इसके ऊपर फोकलिफ्ट जा सकता है कि नहीं जा सकता। स्ट्रेट और क्रॉस द ब्रिज जो है उसको प्रॉपरली जहाँ पे आपने जाना है लाइट्स और हॉर्न्स का यूज़ करें और कंफर्म करें कि फ्लोर की कैपेसिटी है जिसके ऊपर हमने जाना है कि नहीं। तो ये चीज़ें ड्राइविंग से रेलिवेंट है। क्विकली मूव करेंगे अनलोडिंग और लोडिंग की तरफ, तो कंपनी स्पेसिफिक स्टैकिंग रूल्स जो हैं उनको हम फॉलो करेंगे। चेक्स और जो हमारे पास डेस्टिनेशंस हैं उनको मेक श्योर करेंगे कि वो प्रॉपर हों, सर्फेस जो है वो फ्लैट हों, स्टेबल हों। देन इंस्पेक्शंस करेंगे कि कोई क्रैक्स या वीक जगह तो नहीं है जहाँ पे हम फोकलिफ्ट लेकर जा रहे हैं। देन हम स्ट्रेट जो हमारे पास बीम्स और इंटैक्ट हैं, मतलब कि सिंपल इज दैट, हम देखेंगे कि पैलेट्स जो भी जहाँ पे हम जा रहे हैं वो चीज़ प्रॉपर लोड कैरिंग कैपेसिटी रखती है कि नहीं रखती। देन हमारे पास लीविंग द फोकलिफ्ट अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे, अगर छोड़ेंगे तो फोक्स को नीचे रखेंगे, ब्रेक लगा के रखेंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि 25 फीट जो है एरिया जो है स्टिल लोअर फोक्स के साथ उनको हम मेंटेन करेंगे और प्रॉपर जगह के ऊपर हैंड ब्रेक लगा के इसको खड़ा करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस lecture. If you found this lecture helpful, you can subscribe to the channel and also you can like the video and comment on the video. Thank you very much once again for watching this video.